बहुत समय पहले की बात है। बिलगव्हाण नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक मुर्गी काटनार रहता था जिसका नाम अनिल था। अनिल बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे लेकिन वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। अनिल के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। अनिल सेठ नरेश यहाँ मुर्गी काटने का काम करता था और मुर्गी काटने के बदले में सेठ नरेश अनिल को पैसे देता था जिससे अनिल और उसके परिवार का जीवन व्याप होता था। रेखा, मैं काम पर जा रहा हूँ, आज बहुत देर हो गया है, तो तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। जी स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन अंकिता और अंकित पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनके स्कूल की टीचर स्कूल की फीस मंगा रही है। हाँ तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। अजी कहाँ से दूं? आप जो पैसे लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब उतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? हाँ जी, मैं एक बात आपको साफ साफ कह देती हूँ, आप सेठ नरेश जी से पगार बढ़ाने की बात कहिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकलो तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से थोड़ा पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर अनिल काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो अब यह सेठ नरेश कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है। और अगली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी, यह कहकर कि जो मैंने नरेश जी से उधार लिए थे उसका ब्याज बढ़ गया है, इसलिए मैं तुम्हारी पगार में से 1000 काट रहा हूँ। हाँ दीपक भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। यह सेठ नरेश ना एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। एक तो दुगुना काम ले लेता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। हाँ भाई, मेरे भी अगली बार सेठ नरेश ने पगार काट लिए थे। मैंने बस 2 छुट्टी ली थी जब मेरी बिटिया बहुत बीमार थी और इस नरेश ने इस बात का फायदा उठाकर मेरी पूरी आधी पगार काट ली है। भगवान, बस सेठ जी इस बार मेरी पूरी पगार दे दे, बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है। ऐसे सभी मुर्गी काटनार अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद सेठ नरेश के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल दुकान में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर का भी सामान लाना है, बच्चों की फीस भरनी है। अरे मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन और रुक जाओ, कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। सभी काम करना निराश मन से अपने अपने घर आ जाते हैं। अजी क्या हुआ, इस बार कितना पगार मिला है? रेखा, अभी कोई पगार नहीं मिला। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में पगार मिल जाएगा। पगार नहीं मिला? आपको तो पता है ना बच्चों की फीस भरनी है। इनकी स्कूल टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर कल फीस नहीं लाई तो बच्चों को घर पर ही बिठा लेना। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं क्या करूं रेखा, यह सेठ जी समय पर कभी पैसे देते ही नहीं है। अब तो बस हम इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। 1-2 दिन की बात है, देख लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ सबको पगार देता है। अरे दीपक, यह ले अपनी इस महीने की पगार। सेठ जी, यह तो बस 2100 है। मैंने तो इस महीने 3500 तक का काम किया है। हाँ काम तो किया है, लेकिन तूने 1-1 घंटे आराम भी तो किया है। यह पैसे उसी आराम के कांटे हैं। पर सेठ जी, आपने तो कहा था 8 घंटे काम के महीने में 4000 मिलेंगे और मैंने तो 8 घंटे काम किया और 1 घंटे आराम।
देख दीपक, मुझे ज्यादा हिसाब किताब ना समझा, यह 2100 रख, अगर चाहिए तो, और अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे दीपक के पास उन पैसे को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। दीपक चुपचाप वह पैसे रख लेता है। अनिल, यह लो तुम्हारे पगार। पर सेठ जी 2500 क्यों? मेरे तो पूरे 3000 बनते हैं ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की और ना ही कोई आराम। मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है। हाँ, समय पर तो किया है, पर इस समय बाजार में मुर्गियों का दाम काफी सस्ता हो गया है। इस वजह से अभी तुम्हें भी पगार कम ही मिलेगी जब तक मुर्गियों का दाम नहीं बढ़ता। पर सेठ जी, बात तो 4000 की हुई थी ना। अब 2500 में मैं कैसे घर चलाऊंगा? बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। सेठ जी, इस बार आप पूरे पैसे दे दीजिए। 2500 ही मिलेंगे। तुझे यहाँ काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे अनिल के पास उन पैसे को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। अरे भाई, यह सेठ नरेश एक नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपने जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है कि मुर्गियों के दाम सस्ते हो गए हैं। देख लेना, हम गरीबों की किसी न किसी दिन इसे जरूर हाई लगेगी। नहीं अनिल, ऐसे नहीं कहते। वह हमारे अन्नदाता है, आखिर उन्हीं के वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे काहे का अन्नदाता? काम के पूरे पैसे तो देता नहीं है। पूरे महीने मेहनत करके भी क्या मिलते हैं? बस यह 2100, इसमें घर खर्च कैसे चलाएं? ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हम कर भी क्या सकते हैं? दीपक, हमें मुर्गी काटने के सिवा और कोई काम कहाँ आता है? और कोई काम खोलना भी चाहे तो उसके लिए हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब जो भी हो हमारा तो बस यह सेठ नरेश ही सहारा है ना। कुछ देर बातें करने के बाद अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। जी आ गए आप। कितनी पगार मिला है? रेखा, इस बार सेठ जी ने बस 2100 ही दिए हैं। बस 2100, इतने में कैसे घर चलाएंगे? बच्चों की फीस में ही निकल जाएंगे, फिर 1400 में क्या करेंगे? अब मैं क्या कहूँ रेखा, अब तुम्हें इसी में ही गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, इसके बाद बाकी का मैं देखता हूँ। हाँ जी, आप क्या देख लोगे? सेठ जी से पूरे पैसे तो मांगे नहीं गए आपसे। नहीं रेखा, मैंने सेठ जी से पैसों के लिए कहा था, पर सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया और कहा यह लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ सकते हो। मैं सोच रहा हूँ कि मुर्गी काटने के बाद में कहीं और भी काम ढूंढ लूँ। सेठ जी के यहाँ से काम करने के बाद मैं दूसरी जगह पर काम करूँगा, इससे कुछ ज्यादा आमदनी हो जाएगी। आज ही मैं सेठ जी के यहाँ पर काम करने के बाद और भी जगह काम ढूंढने जाऊँगा। इतना कहकर अनिल काम पर निकल जाता है और जैसा कि अनिल ने कहा था, वह नरेश के यहाँ काम करने के बाद काम की तलाश में निकल जाता है। नरेश पूरे गांव में काम ढूंढता है, दुकानों पर जाकर लोगों से काम मांगता है, मगर हर जगह अनिल को केवल निराशा ही हाथ लगती है। अंत में थक हार कर अनिल वापस जाने लगता है। तभी वह देखता है कि अचानक बहुत सारे बैलों का झुंड उसकी तरफ दौड़े आ रहा है। यह देखकर अनिल बहुत डर जाता है। वह इधर उधर देखता है तो उसे एक गुफा दिखती है और वह गुफा में जाकर छुप जाता है। जब बैलों का झुंड वहां से निकल जाता है तब अनिल की जान में जान आती है। हे भगवान, आज तो बाल बच गया मैं, वरना आज तो मैं इन बैलों के पैरों तलों तो कुचला ही जाता। पर यह मैं कहाँ आ गया? अनिल यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर गुफा में रखी एक टोकरी पर पड़ जाती है। अनिल उस टोकरी के पास जाता है। यह कैसी गुफा है? यह कैसी टोकरी यहाँ पड़ी है? इसे मैं घर ले जाता हूँ, सामान रखने के काम आ जाएगी। अनिल जैसे ही उस टोकरी को हाथ लगाता है, गुफा में से एक आवाज आती है, रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। यह आवाज सुनकर अनिल एकदम पीछे हट जाता है। तभी गुफा में एक प्रेत प्रकट हो जाता है और वह अनिल से कहता है, कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो?
मुझे माफ करना, आप जो भी हो, कुछ बैलों का झुंड मेरे पीछे पड़ गया था और उनसे बचने के लिए मैं इस गुफा में आकर छिप गया और फिर मेरी नजर इस टोकरी पर गई। माफ कीजिए, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है तो यह टोकरी किसी की नहीं होगी, इसलिए मैंने इसे छुआ। अनिल, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मेरी नजर एक बार भी जिस पर पड़ जाती है, मैं उसका इतिहास अपनी खुली आंखों से देख सकता हूँ। पर आप है कौन और आप इतने विचित्र क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आप अपना परिचय दीजिए, कौन है आप? मैं एक रखेवाल हूँ और मैं कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूँ। यह गुफा मेरे पूर्वजों की है। इस गुफा में केवल वही इंसान घुस सकता है जिसका मन बिल्कुल पवित्र हो। अगर तुम अपवित्र होते तो तुम इस गुफा में कभी नहीं घुस पाते। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस गुफा में घुस पाए और इस टोकरी को छू पाए। अब तुमने इस टोकरी को छुआ है तो यह टोकरी तुम्हारी हुई। नहीं, मुझे यह टोकरी नहीं चाहिए, मैं तो बस देख रहा था। डरो मत अनिल, तुम यह टोकरी ले जाओ। यह कोई साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि यह जादुई टोकरी है। जादुई टोकरी? क्या यह वही जादुई टोकरी है जिसके बारे में हमारी दादी कहानी सुनाई करती थी कि किसी गांव में एक जादुई टोकरी हुआ करती थी और वह सबकी इच्छाएं पूरी करती थी? हाँ अनिल, यह वही जादुई टोकरी है। अब तुम इस टोकरी के मालिक हो। तुम इसके इस्तेमाल से अपनी स्थिति सुधार सकते हो, पर याद रखना, तुम जो भी वस्तु इस टोकरी में एक बार डालोगे वह चीज ही तुम्हें बार बार इस टोकरी में डालनी होगी। इसके अलावा तुम और दूसरी कोई चीज इस टोकरी में नहीं डाल सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान में रखना और सोच समझकर बिना लालच किए इस टोकरी में वही सामान रखना जिसकी तुम्हें जरूरत हो। अनिल टोकरी को लेकर घर आ जाता है। रेखा, यह देखो, यह मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो आप? बस यह एक टोकरी। सबसे पहले यह बताइए, आप तो काम की तलाश में गए थे ना, तो कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? नहीं। अरे रेखा, मेरी पूरी बात तो सुनो। यह कोई ऐसी वैसी टोकरी नहीं है, बल्कि यह एक जादुई टोकरी है। अनिल रेखा को वह सारी घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ हुई। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि इस टोकरी में हमें कोई ऐसी चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो। हाँ रेखा, हमें सोच समझकर ही इसमें कोई चीज डालनी होगी। अनिल थोड़ी देर सोचता है, फिर उसका ध्यान उन गहने पर जाता है जो एक बार उसने रेखा को रखने को दी थी। रेखा, तुम्हें याद है एक बार मैं बाजार से गहने खरीदने गया था तो मुझे एक चांदी का सिक्का मिला था और वह मैंने तुम्हें लाकर दिया था। हाँ, दिया तो था। तो तुम उस सिक्के को ले आओ, हम उस सिक्के को ही इसमें डालेंगे और उस सिक्के से अपना एक व्यापार शुरू करेंगे। रेखा सिक्का को ले आती है और उसे टोकरी में डाल देती है। वह जैसे ही चांदी का सिक्का उस टोकरी में डालते हैं, उसमें कई सारी चांदी का सिक्का आ जाता है। अरे वाह, यह तो चमत्कार ही हो गया। यह देखिए, कितनी सारे चांदी के सिक्के हो गई। अगर आप इसको बेचेंगे तो इससे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ रेखा, मैं कल सुबह बाजार जाकर इनको बेच आऊंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपने अंकिता और अंकित के स्कूल की फीस भर देंगे और बाकी बचे पैसों को संभाल कर रख लेंगे। अगले दिन अनिल नरेश सेठ के यहाँ काम पर ना जाकर चांदी के सिक्के को बेचने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ता है। वहाँ पर अनिल चांदी के सिक्के को बहुत ही कम दामों में बेचा, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ बड़े व्यापारियों ने भी अनिल से चांदी के सिक्के खरीदी किया। सिक्कों को बेचकर अनिल को काफी अच्छे पैसे मिले। पैसों को लेकर अनिल घर आ जाता है। यह देखो रेखा, उन सिक्कों को बेचकर मुझे कितने सारे पैसे मिले हैं। ये लो कुछ पैसे, इससे तुम कल अंकित और अंकिता के स्कूल के फीस भर देना। अच्छा, तो मैं काम पर जाता हूँ। अजी, आपके पास तो अब यह जादुई टोकरी है, तो अब आपको उस सेठ नरेश के यहाँ काम करने की क्या जरूरत है?
हाँ रेखा, मैं सेठ नरेश जी के यहाँ काम पर नहीं जा रहा, बल्कि मैं तो वहाँ पर जो काम कर रहे बाकी के काम वाले हैं उन्हें यह खुशी की खबर देने जा रहा हूँ, क्योंकि सेठ नरेश जी से मेरे साथ साथ वह काम वाले भी बहुत परेशान थे। इसलिए अगर मेरा भला हो रहा है तो क्यों न मैं उन सब का भला करूँ। वह सभी बहुत ईमानदार काम वाले हैं, वह सभी बहुत मेहनत से काम करते हैं, मगर नरेश ने कभी भी उनको उनकी मेहनत के सही पैसे नहीं दिए। इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना मैं उनको अपने इस काम में शामिल कर लूं। हाँ जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम सब बहुत जल्द ही तरक्की हासिल कर लेंगे।